आप दिल्ली में रह रहे हो, अहमदाबाद में रहे हो, मुंबई में रहे हो, अलग अलग विंड जोन के हिसाब से अलग अलग स्ट्रक्चर भी डिज़ाइनिंग होते हैं। तो मतलब आप कोई भी कंपनी से ले रहे हो तो उसके पास आपको स्टेट एनालिसिस रिपोर्ट मांगना ज़रूरी है कि ये आप स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो, जो हमारे यहाँ बेसिक विंड स्पीड है वो मतलब वो स्टेबल है कि नहीं, वो स्ट्रक्चर दोनों का डिज़ाइनिंग सेम होता है। अगर आपको मतलब मान के चलो कि सोलर फार्म में मैंने आपको K2 फैक्टर बोला, जिसके मतलब आपके सराउंडिंग में हाइट होगी 1.5 मीटर टू 10 मीटर। अगर आप रेसिडेंशियल में जाओगे तो आप मान लो कि आपका घर मतलब 2 फ्लोर का है और बाजू में आपका 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो उसकी हाइट मतलब ज़्यादा होगी, तो आपका K2 फैक्टर मतलब कि आपका कैटेगरी चेंज हो जाएगा। उसके कैटेगरी के बाद आपका मतलब वो कोएफिशिएंट K2 फैक्टर चेंज हो जाएगा। किसी भी सोलर डिज़ाइनर है या कोई भी डिज़ाइनर है तो उसका फर्स्ट पार्ट हो गया कि ऑटोकैड। उसके बाद आप सोलर स्ट्रक्चर में स्पेशली जाओ तो एक आता है सॉलिड वर्क करके, जिसमें हम 3D डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। Hi Jadid, first let's introduce yourself to the our community members so that they can know what you. Okay. Hi everyone. My name is Jaideep Patel, and I have a 5 years of experience in solar designing. My education qualification is ME in computer-aided design. I just completed my BTech in mechanical engineering in 2020. After that, I have joined the MTech in computer-aided design, and master completed in 2022. And I am in solar designing from the last 5 years, from the July 2019. First, I have joined the Causal Energy, and I have done around the 15 plus project in that. After that, I have joined the Sahaj Solar, which is the manufacturer of the solar mounting structure, and I have just 2 years experience in that also. And from the last 1 year, I am in the Virtuous Energy, and my main role is in Virtuous Energy is the designing of solar mounting structure. Oh, that's great. Thank you for introducing yourself. Can you please let us know why module mounting structure is so important in the field of solar energy and what is it? So आप बेसिकली हमें ये बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यूबीज हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्हें एक ओवरऑल आइडिया दे दीजिए कि मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। Module mounting structure, that is the pronounced is the solar module mounting structure। मतलब आप पैनल को कोई को स्ट्रक्चर चाहिए उसके ऊपर रेस्ट करना है। I have one small presentation about it. I will share it. Okay, sure. Screen is visible? Yes, it's visible. Yes, this is a solar module mounting structure. This is called as a column. I will show you. This is called as a raptor. This is a purlin. So lots of component in the solar module mounting structure. First is a column. After that are bracing coming, which is the inclined to the our tilt angle. After that raptor and purlin and so on. Okay. And I also introduced the types of MMS, types of the module mounting structure. There are some types I've just written. First is RCC roof mount structures. RCC roof mount structure basically defined as RCC stand for the rain cement concrete. जो हम रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल में जो बिल्डिंग होता है, जो आरसीसी स्लैब हमारा होता है ऊपर, मतलब आप टेरेस पे कोई स्ट्रक्चर लगाता हो, दैट इज स्टैंड फॉर द आरसीसी रूफ माउंट स्ट्रक्चर। आफ्टर डेट ग्राउंड माउंट, कोई जगह पे हमें रूफ एक्सेस नहीं मिल पाता, जहाँ पे बड़े बड़े फार्म होते हैं वहाँ पे मतलब बेसिकली इतना रूफ एक्सेस नहीं होता, तो वहाँ पे हम सोलर फार्म लगाते हैं, दैट इज स्टैंड एज अ ग्राउंड माउंट स्ट्रक्चर। आफ्टर डेट सोलर कार पार्क, सोलर कार पार्क जहाँ पे मतलब हम कोई गाड़ी है या ट्रक है, वैसे हैवी व्हीकल है जहाँ पे हम पार्किंग के ऊपर कोई माउंट सकते, तो उसको हम बेसिकली सोलर कारपोर्ट बोलते हैं। देयर इज अ माइनर डिफरेंस इन ग्राउंड माउंट स्ट्रक्चर एंड सोलर कारपोर्ट। बोथ आर द सिमिलर, बट दैट इज द वन मेन डिफरेंस इज ग्राउंड माउंट स्ट्रक्चर में हमारा ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता है, जैसे कि मान लो 500 mm हो गया, 750 mm हो गया। और बेसिकली हम कार पार्क में जाएंगे तो मतलब हमें
कार पार्क में इतनी स्पेस रखनी पड़ेगी कि कोई पार्क अंदर पार्क हो जाए। तो मतलब उसका मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस आप मान लो कि 3 मीटर 3.5 मीटर। उसके बाद आ गया आपका शेड माउंट स्ट्रक्चर, जो कोई मतलब टीन शेड है जैसा, उसके ऊपर जो हम स्ट्रक्चर लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ रूफटॉप स्ट्रक्चर ऑल्सो। एंड आफ्टर दैट फ्लोटिंग एंड ट्रैकर। ट्रैकर की अभी अभी मतलब बहुत ट्रेंडिंग में है। जैसे कि हमारा एमएमएस हो गया, तो कोई जगह पे हमने फिक्स टिल्ट पे लगाया, तो मतलब उसके जनरेशन में काफ़ी इफेक्ट होता है कि ट्रैकिंग स्ट्रक्चर होगा, तो जैसे जैसे आपका टिल्ट एंगल चेंज होगा उस तरह से आप मतलब ज़्यादा एफिशिएंस होगा और ज़्यादा जनरेशन मिले। अभी ट्रैकिंग स्ट्रक्चर बहुत जगह पे यूज़ हो रहा है। उसके बाद आ गया हमारा फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, जो मतलब हम वाटर रिजर्वर पे लगाते हैं। Okay. So these are the types of solar structure, right? यस। ओके, सो अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल अगर सोलर प्रोजेक्ट होता है तो उसमें इसका क्या इम्पैक्ट होगा अगर कोई प्रोजेक्ट है लेट सपोज और उसमें अच्छे ढंग से उसकी डिजाइनिंग नहीं होगी और सोलर स्ट्रक्चर की, ठीक है, या कुछ डिफेक्ट रह जाता है तो उसका एक सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है? बेसिकली आप देखने जाओगे तो मतलब पूरा प्रोजेक्ट होता है उसका ओवरऑल 6 to 7% हमारा मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर में लगता है। अगर मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर का आप डिज़ाइन मतलब इतना एफिशिएंस नहीं होगा, तो जैसे कि हमारा कोई साइक्लोन आएगा, तो वहाँ पे हमारे मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर के फेलियर होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। तो मतलब आप अराउंड इस देखोगे ना, तो 5 से 7 साल पहले मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर में मतलब कोई भी आपको डिज़ाइन करके दे देता था, तो वहाँ पे मतलब वो इतने वो लोड कॉम्बिनेशन वो उस पे अप्लाई नहीं करते थे मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर में। जिसके बाद अपना साइक्लोन आया, जैसे कि आप ताउते आया, उसके बाद बिपरजॉय आया, तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे कच्छ में और मतलब आपके सी एरिया के नज़दीक बहुत मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर फेल हुए थे। तो उसके बाद मतलब बहुत सारी कंपनी ने उसके ऊपर मतलब थोड़ा सा रिसर्च किया, तो मतलब आप देखोगे 2019 और 20 के बाद मतलब मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर में बहुत सारे लोड कॉम्बिनेशन आने लगे कि ये आपको मतलब अप्लाई करना आप ही है। अगर आप गवर्नमेंट टेंडर में भी अभी देखोगे, तो आपको मतलब मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर के 3-4 पेज दे देंगे कि आपको यही कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है, यही स्ट्रक्चर यूज़ करना है, इतना यील्ड स्ट्रेंथ लेना है, यही मटेरियल लेना है। अगर आप मतलब मैं एक दे आपको प्रेजेंट करता हूँ। अगर आप यहाँ पे ये पिक देखोगे, मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर आपका सही तरह से डिज़ाइनिंग नहीं हुआ है, तो मतलब उसके काफ़ी ज़्यादा चांस रहेंगे कि वो फेल हो जाएंगे। और दूसरे सारे भी मतलब आपको जैसे कि आपका हो गया कि आपका जो 3-4 साल पहले आपका मॉड्यूल आता था, उसका फ्रेम का थिकनेस आप देखोगे तो 2 mm 2.5 mm एल्यूमिनियम फ्रेम का, जो अभी मतलब आप देखोगे तो 1 पॉइंट कोई लोग 1.2 यूज़ करते हैं, 1.4 यूज़ करते हैं, तो वो भी मतलब एक इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद आपका स्ट्रेंथ आ गया। अगर हमने मतलब आपको मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके दिया और आपको बोला कि आपको कॉलम लेना है E350, अगर कोई मतलब आपने जिसको भी वेंडर को ऑर्डर दिया, वो मतलब 250 यूज़ करेगा और आपको टीसी दे देगा 350 का, तो मतलब वो साइड पे लग गया और कोई साइक्लोन आया, तो मतलब उसके भी फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद आ गया आपका मतलब बोल्ट टाइटनिंग। अगर कोई बोल्ट है वो मतलब मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर पे आपका सही टॉर्क से फिट नहीं हुआ, तो भी मतलब उसके साइक्लोन में उड़ने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो देयर आर नंबर ऑफ द इफेक्ट ऑन द मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो जैसा कि मैं समझ पाया हूँ लगभग 5 से 6% का कॉस्ट इफेक्ट इस मॉडल माउंटिंग स्ट्रक्चर पर पड़ता है अगर कोई सिस्टम फेलियर हो जाती है तो, एंड जो जनरेशन लॉस होगी वो अलग है, एंड ओवरऑल 5 to 6 पीरियड। यस, आप मतलब वो उसको लगाने का कॉस्ट, उसके बाद आप देखोगे उसको फिर से बनाने का कॉस्ट। राइट। यस। और 5 से 6 साल में हमने ये भी देखा है कि लोगों ने साइक्लोन की वजह से अपना डिजाइनिंग भी इम्प्रूव किया है। यस। ओके, तो अगर किसी कस्टमर को लेट सपोज कोई रेसिडेंशियल कस्टमर है और वो किसी वेंडर से इंस्टॉलेशन करवा रहा है, तो किस पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए? टेक्निकली अगर हम बात करें तो उन्हें किस बातों का नॉलेज होना चाहिए कि वो सही स्ट्रक्चर चॉइस कर पाए अपनी? अगर मैं बात करूँ तो आप कोई भी मतलब लोकल रेसिडेंस में
रह रहे हो, और अगर आपको रूफटॉप इंस्टॉलेशन करवाना है या कॉमर्शियल करवाना है, तो आप कोई भी वेंडर से आप मतलब सोलर पैनल लोगे, तो उसको मतलब आपको एक विंड स्पीड पे डिज़ाइन किया हुआ है कि नहीं, वो आपको रिपोर्ट चाहिए होगा, जो ओके। जिसको बोलते हैं हम स्टेट एनालिसिस रिपोर्ट। मतलब वो बना होना ही चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चर कहीं से ले रहे हो, तो उसको आपको मतलब एक श्योरिटी तो मतलब इतनी स्ट्रेंथ ले लेगा। तो राइट। वो मतलब आप कोई भी रेगुलर मतलब कस्टमर हो, आप दिल्ली में रह रहे हो, अहमदाबाद में रहे हो, मुंबई में रहे हो, अलग-अलग विंड ज़ोन के हिसाब से अलग-अलग स्ट्रक्चर भी डिज़ाइनिंग होते हैं। तो मतलब आप जिस कोई भी कंपनी से ले रहे हो, तो उसके पास आपको स्टेट एनालिसिस रिपोर्ट माँगना ज़रूरी है कि ये आप स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो, जो हमारे यहाँ बेसिक विंड स्पीड है, वो मतलब वो स्टेबल है कि नहीं वो स्ट्रक्चर। ओके, तो जो सबसे पहली चीज़ रहेगी कि लाइक कि लोकेशन के हिसाब से हमें स्ट्रक्चर देखना चाहिए, एंड अगर हम परचेज़ करते हैं तो हमें उसका स्टैट रिपोर्ट चाहिए, यस, राइट? यस। इसके अलावा और भी कुछ पैरामीटर्स लाइक थिकनेस वगैरह, अगर जैसे आपने बताया कि पहले मॉड्यूल फ्रेम का थिकनेस कुछ और होता था, अब कुछ और हो रहा है। तो क्या कस्टमर को इसकी नोकिया का लगवा रहा है, यस, श्योर। क्या मतलब उसके स्ट्रक्चर थिकनेस? वो भी मतलब अभी हमारे मतलब रेगुलर हमने भी देखा है कि कई जगह मिनिमम हमें एल्यूमिनियम फ्रेम है, उसकी थिकनेस 1.5 चाहिए। अगर उससे कम आ रही है, तो बेसिकली वो मतलब आपका बेसिक विंड स्पीड भी वो स्टेबल नहीं होगा। मतलब आपको अराउंड आपकी मॉड्यूल माउंटिंग फ्रेम है, उसकी थिकनेस 1.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके। यस। एंड अगर मटेरियल की हम लोग बात करते हैं तो मटेरियल में आप देखने जाओगे तो हमारा अभी रेसिडेंशियल में यूज़ होता है स्क्वायर होलो सेक्शन, विच इज़ फॉर द कॉलम इज़ 80-42 mm। आफ्टर दैट फॉर द राफ्टर ऑल्सो 80-42 mm, एंड फॉर द पर्लिन इज स्क्वायर होलो सेक्शन 50-52 mm। दैट इज स्टैंड फॉर द 50 मीटर पर सेकेंड विंड स्पीड ऑल्सो। ओके, यस। ठीक है। तो मैं ये जानना चाहूँगा इसमें कि जैसे हमने देखा कि बहुत सारे आपने फैक्टर्स चूज़ किए हैं, ऑलमोस्ट 7-8 पैरामीटर्स थे जो आपने सेलेक्ट किए हैं, राइट? यस। तो एक बार आप ब्रीफ में बता सकते हैं कि लाइक कौन फैक्टर्स थे जो आप K1, K2, K3 कर रहे थे? यस। व्हाट दे हाँ, K1 आपका हो गया प्रोबेबिलिटी फैक्टर। मतलब आपका जो विंड स्पीड है, उसको आपको मतलब कोई है कि 25 ईयर्स के लिए डिज़ाइन करना है, इतना है, तो उसके लिए आपको कोएफिशिएंट दिया हुआ है। एक तो वो हो गया। उसके बाद आपका K2 आता है टेरेन कैटेगरी हाइट पे। मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है, उसके सराउंडिंग में आपका मतलब कितने स्ट्रक्चर हाइट के दूसरे स्ट्रक्चर है, तो उसके हिसाब से आपका K2 आ गया। K3 मतलब आपका ग्राउंड स्लोप आ गया कि ग्राउंड स्लोप का डिग्री क्या है। और उसके बाद K4 आपका साइक्लोनिक रीजन क्या है, वो सी लेवल से सी एरिया से 60 किलोमीटर अंडर में आता है, तो 1.15 एंड अदर देन 1। उसके बाद आपने KD देखा होगा, विंड डायरेक्शनलिटी, जो मतलब हम सर्कुलर सेक्शन यूज़ करते होते तो 1 आता, वो वरना हमारा 0.9। एरिया एवरेजिंग फैक्टर मतलब आपका मॉड्यूल का एरिया इंटू आपका कॉलम टू मिनिमम कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस। हमने 2.7 मल्टीप्लिकेशन किया था, जिसमें हमने दूसरे कॉलम टू कॉलम 3.6 भी लिया हुआ था, पर वो मिनिमम रहता है कि मिनिमम एरिया है। और आपका कॉम्बिनेशन फैक्टर जो हमेशा 1 ही बिलोंग करता है मल्टीप्लिकेशन। ओके, यस। थैंक यू, थैंक यू। सो और जो उसमें आपने स्टेट प्रो एनालिसिस किया, तो जो फाइनल रिपोर्ट मिलता है उसमें क्या-क्या चीज़ें पैरामीटर्स देखना होता है? एक बार आप उसको शेयर कर दें, यस। जिससे कि कस्टमर को या किसी इंजीनियर को पता लग सके कि हाँ, सही एनालिसिस है या का रिपोर्ट किया हुआ था, उसमें आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब डिस्क्रिप्शन आ गया। उसके बाद हमने ये लोड वाले जो हमने डेड लोड अप्लाई किया था, विंड लोड अप डाउन, एक्स डायरेक्शन, माइनस एक्स डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। उसके बाद हमारे ये कॉम्बिनेशन। उसके बाद मतलब कस्टमर को अगर देखना है कि रिपोर्ट सही है या गलत, तो वो मतलब यहाँ पे जाके यूटिलाइजेशन में पहले तो चेक करते हैं। यूटिलाइजेशन रेशियो ऑलवेज बिलोंग टू लेस देन 1। यहाँ पे आपका कोई भी मेंबर का यूटिलाइजेशन रेशियो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, और ये होता क्या है यूटिलाइजेशन रेशियो? यूटिलाइजेशन मतलब आपका कोई मेंबर है जो आपने डिज़ाइन उसको दिया, जो यूटिलाइज नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब फेल मेंबर में आ जाएगा कि ये उतना स्टेबल नहीं है कि हमने जो उसको पैरामीटर दिए हैं वो उतना सहन कर पाएगा।
ओके, 1 से अगर नीचे है तो ये यस डेट सही रहेगा। कंपोनेंट स्टेबल है उतनी भी। यस ये आपका मतलब आपने बोला था कि एक रिपोर्ट दिखा दीजिए, ये कंप्लीट स्टेट रिपोर्ट है जिसमें आपका बेसिक लोड आ गया, लोड कॉम्बिनेशन आ गया, उसके बाद आपका रिएक्शन समरी भी एक होता है। रिएक्शन समरी आपको तब हेल्प करेगा जब आपको उसके फाउंडेशन डिज़ाइन बनाओगे, तो यहाँ पे आपको रिएक्शन समरी उसकी हेल्प करेगा। उसके बाद ये आपका यूटिलाइजेशन जैसे मैंने कहा, और फील्ड मेंबर में कोई भी मेंबर नहीं होना चाहिए, जो हमने स्टेट में भी देखा। ओके, दैट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। आई थिंक आपने काफ़ी अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है, जो किस तरीके से डिज़ाइन एनालिसिस किया सकता है। एंड आई होप हमारे जो ऑडियंस इंटरेस्टेड होंगे उनके साथ हम लोग एक अलग से क्लास पूरी रखी जा सकती है डिज़ाइनिंग के ऊपर, क्योंकि काफ़ी फैक्टर्स है इसमें, बहुत सारे कंप्रेसिंग पार्ट्स। जी, तो अगर हम देखते हैं 5-6 साल में जो ट्रेंड्स बढ़ रही है, लाइक बहुत सारे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है। अगर हम पार्टिकुलरली मॉड्यूल की बात करें तो उसमें भी नए नए टाइप्स के मॉड्यूल आने लगे हैं, मोनो बहुत सारे और भी हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर से इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिला है? जैसे कि आपने एक वो बताया कि डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट हुआ है, कि पहले लोग बाकी फैक्टर्स नहीं कंसीडर कर रहे थे, राइट? यस तो इसके अलावा और भी क्या, अगर मटेरियल की बात करें, क्या कोई मटेरियल में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है? यस देखोगे कि पहले हम देखोगे कि 3-4 साल पहले आप मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर देखोगे न, तो उसकी थिकनेस बहुत ही ज़्यादा होती थी। अगर आप मान लो कि 10 साल के पहले के आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो उसकी थिकनेस बहुत ही ज़्यादा होती थे, अराउंड 2 mm 2.5 mm 3 mm तक लोग जाते थे। और अभी जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं वहाँ पे मिनिमम आपका थिकनेस देख लो, पल्लिन की थिकनेस देख लो 1.2 0.9। तो वो मतलब 10 साल पहले हम मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ HDG यूज़ करते हैं, हॉट डिप गैल्वेनाइज, जिसके यील्ड स्ट्रेंथ रहते थे, मतलब मटेरियल ग्रेड रहता था अराउंड 250 टू 350। उसके बाद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया। उसके बाद अभी देखने जाओगे कि गैल्वेनियम में आपको 450 मेगा पास्कल और 550 मेगा पास्कल तक का आपको यील्ड स्ट्रेंथ मिल जाएगी। ओके, यस सो मतलब और उसके बाद भी अभी हम देखने जाएंगे ना, तो सोलर पार्क में आप कॉलम देखोगे तो वो मतलब HDG यूज़ होता है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट बोलते हैं कि हमें प्री गेल नहीं चाहिए, मतलब गैल्वेनियम का कॉलम नहीं चाहिए, क्योंकि आपका MMS का पूरा वेट आएगा वो आपके कॉलम के ऊपर ही आएगा, कॉलम के ऊपर से आपका फाउंडेशन में जाएगा। तो मतलब बहुत सारे क्लाइंट के HDG ही हमें चाहिए। पर अभी रिसेंटली मार्केट में चल रहा है कि एक कॉस्मेक करके आया है, दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ द जिंक, एल्यूमिनियम एंड आयरन, और उसकी यील्ड स्ट्रेंथ भी अराउंड 540 मेगा पास्कल तक की है, जहाँ से आपका HDG हो 350। तो मतलब कॉस्मेक बहुत ही ज़्यादा, मतलब रेट में भी आपको सस्ता पड़ेगा और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहेगी। ओके। यस एक और क्वेश्चन था, लाइक जो हमारा ग्राउंड पे अगर मेगावाट स्केल पे प्लांट लग रहा है, ठीक है, और कोई रेसिडेंशियल में लग रहा है, तो क्या इन दोनों का डिजाइन फैक्टर हमें सेम रखना होता है या वेरी कर जाएगा? अलग अलग फैक्टर्स रेसिडेंशियल के लिए होंगे, और जो हमारा ग्राउंड माउंटेड, अगर लेट सपोज सोलर पार्क की बात करें या मेगावाट लेवल की, तो उनमें डिजाइन फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक फैक्टर बताया कि लोकेशन पर भी डिजाइन, तो मतलब और भी कोई फैक्टर्स है? नहीं, मतलब दोनों का डिजाइनिंग सेम होता है। अगर आपको मतलब मान के चलो कि सोलर फार्म में मैंने आपको K2 फैक्टर बोला, जिसके मतलब आपके सराउंडिंग में हाइट होगी 1.5 मीटर टू 10 मीटर। अगर आप रेसिडेंशियल में जाओगे, अब मान लो कि आपका घर मतलब 2 फ्लोर का है और बाजू में आपका 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो उसकी हाइट मतलब ज़्यादा होगी, तो आपका K2 फैक्टर मतलब कि आपका कैटेगरी चेंज हो जाएगा। उसके कैटेगरी के बाद आपका मतलब वो कोएफिशिएंट K2 फैक्टर चेंज हो। ओके, इट मींस Yes. कि पैरामीटर रहेंगे, डिजाइनिंग प्रोसेस भी यस सेम। मेथोडोलॉजी दोनों में सेम रहेगी। अगर आप फैक्टर कंसिडरेशन बदल सकता है कि आपका टेरेन कैटेगरी 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद भी मैंने टोपोग्राफी फैक्टर दैट इज K3, उसमें बात किया था कि आपका स्लोप के ऊपर, तो मतलब ग्राउंड माउंट स्ट्रक्चर में जैसे कि आपका जैसे मेगावाट स्केल में जाओगे 50 मेगावाट से ऊपर, तो आपका ग्राउंड स्लोप मतलब 3 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पे K3 फैक्टर हमें अप्लाई करना होता है, जो हम 1 नहीं रख सकते, 1 से ज़्यादा होता है।
ओके यस। ठीक है, दैट्स परफेक्ट। सो अगर जैसे कि आपने बताया कि कोई नया इसमें अगर आ रहा है तो उसको 3-4 घंटा से ज़्यादा टाइम लग जाता है इस Yes. चीज़ को डिज़ाइन करने में, जो एक्सपर्ट है उसको 25 से 30 मिनट में कर पाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ जो न्यू प्रोफेशनल्स या जो स्टूडेंट्स है इस इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं या डिज़ाइनिंग वाला पार्ट को लर्न करना चाहते हैं, तो उनका लाइक करियर पाथ क्या होना चाहिए कि कौन-कौन से सॉफ्टवेयर उन्हें सीखनी सीखनी चाहिए, और कोई अगर ऐसा रिसोर्स रिकमेंड कर सके हमारे प्रोफेशनल्स को जो अपकमिंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए, Yes. तो कोई सबसे पहले आपका हो गया था ऑटोकेड, मतलब ऑटोकेड इज द मदर ऑफ द 2D डिजाइन। किसी भी सोलर डिजाइनर है या कोई भी डिजाइनर है तो उसका फर्स्ट पार्ट हो गया कि ऑटोकेड। ऑटोकेड तो आपको मतलब अगर आपको सोलर इंडस्ट्री में आना है या किसी भी डिजाइन में जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया कि आपको ऑटोकेड तो आना ही चाहिए। मतलब वो बेसिक थिंग हो गई कि ऑटोकेड इज द मदर ऑफ द 2D डिजाइन। उसके बाद आप सोलर स्ट्रक्चर में स्पेशली जाओ, मतलब आप वो मेरे साइड से मतलब स्ट्रक्चर साइड में जाओ तो एक आता है सॉलिड वर्क करके, जिसमें हम 3D डिजाइनिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने एक आपको एक शेयर करता हूँ। यस, ये हमने 3D डिजाइन में मतलब सॉलिड वर्क में बनाया हुआ है जो आपको मतलब 3D डिजाइन। यस। उसके बाद हमारा मतलब एनालिसिस अगर आपको सीखना, बेसिकली स्टेड ही हो गया, स्टेड आपको सीखना पड़ेगा। ओके। तो लाइक जैसे अभी हम जान रहे हैं कि इंडिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है वो ओवरऑल भी अगर हम कंट्री लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो बहुत बूमिंग सेक्टर है ये, राइट? यस। तो जो नए प्रोफेशनल्स आ रहे हैं तो उनके लिए कितना आसान होगा इस सेक्टर में आना, क्योंकि अगर खासकर डिजाइनिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपने जैसे बताया कुछ तो सीख ले, तो क्या जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं वो आ सकते हैं, जो सिविल इंजीनियर है वो आ सकते हैं, या स्पेसिफिकली उनको सोलर के ऊपर ही कोर्स करना पड़ेगा? यस, बेसिकली मैं मेरी बात करूँ तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, पर मैं जो वर्क कर रहा हूँ एज अ सिविल इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ। बात वही हो गई कि मैकेनिकल से सिविल तरफ मैं मुड़ चुका हूँ। तो मतलब बेसिकली आपको अगर सॉफ्टवेयर आते हैं, अगर आपकी स्किल बढ़िया है, लर्न करने की चाहत है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। राइट, मतलब बेसिक हमें अंदर से होना चाहिए कि हमें ये सीखना ही है, इसके ऊपर हमें मतलब मेहनत करनी ही है। राइट। ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली सोलर का कोर्स करें तभी जाकर के आप यस, नहीं ऐसा इंडस्ट्री नहीं। में घुस सकते हैं। आप जो यहाँ जो रिक्वायरमेंट है अगर वो सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं तो आपके लिए इंटर करना आसान हो जाता है। ओके। तो क्या आपकी लाइक कंपनी इंटर्नशिप वगैरह भी प्रोवाइड करती है बच्चे अगर सीखना कोई स्पेशली मतलब कोई अगर मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर ही सीखना है तो हम मतलब बेसिकली हम उनको सिखाते आप उनको सिखा सकते हैं? हैं। यस। ठीक है, आई थिंक दैट वाज ओवरऑल अ गुड सेशन एंड वी ऑल हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। यस। So thank you, Jadip, and thank you to the all audience for joining in.